जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं। और आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जिसमें आज के क्लास में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में बच्चे याद नहीं करना चाहते हैं और सब्जेक्टिव छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या होता है, उस बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो जरूर आप सब्जेक्टिव अच्छे से देखिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्योंकि टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर टेस्ट होता है और पीडीएफ भी दे दिया जाता है। उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना तैयारी और अच्छा खासा कर सकते हैं। या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, या तो गूगल पे भी जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। कहीं भी कीजिएगा तो आपको पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेट 5 देख लीजिए अच्छे तरह से, और अभी तक आपने सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चारों का चारों सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या कहेंगे कि अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। जिस प्रकार हम आपको सेट 1, 2, 3, 4 बहुत ही अच्छे से बारीकी की तरह से कह सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीका से समझा है, तो उसी प्रकार आपको 5 सेट जो 5 है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको पूरा 100% समझ में भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। कलर लेते हैं रेड और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। ज्यादा उचित बड़ा नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए प्रश्न को समझते हुए चलेगा। इससे ये होगा कि आपको जब बोर्ड एग्जाम में जाइए तो प्रश्न समझे रहिएगा, तो उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। इसके बारे में इस प्रकार आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर देना है। ये 2 नंबरी है, आपको वीवीआई प्रश्न है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर में लिखना आपको कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश काल, जिसे अंग्रेज के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूली की एक व्यवस्था थी। भू राजस्व वसूली मतलब क्या होता है, टैक्स, या तो कह सकते हैं धांधली। धांधली जमा के जो पैसा वैसा लिया जाता है उसे हम वसूली वगैरह कहते हैं। इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न क्या बनेगा कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त देख रहे हैं इसके जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह कह सकते हैं इसकी शुरुआत की किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। कब किए थे, तो 1793 में किए थे। इसके अंतर्गत अंग्रेजों जमींदारों के साथ एक निश्चित सौदा किया करते थे। जैसे मान लीजिए जो अंग्रेज थे ना, वो क्या करते थे, जमींदार मतलब किसान के साथ क्या करते थे, एक सौदा करते थे, या जमींदार के कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है उसके साथ सौदा किया करते थे, ठीक है। क्या सौदा था, और समय पर पैसा जमा नहीं करने पर, ये नहीं कहते थे वसूली है, और समय पर पैसा नहीं जमा करने पर उसकी जमीन नीलाम कर दी। नीलाम के मतलब कि नहीं होता कि बोली लगा दिया जाता है, वो कर दी जाती थी, ठीक है। यह व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू था। मतलब सबसे पहले कहा जाए तो बिहार में था, बिहार और बंगाल और उड़ीसा भी, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर क्या था, ये व्यवस्था लागू थी। कौन, अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें अगर आप जमीन के टैक्स वगैरह नहीं दीजिएगा तो उस जमीन को क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता है, मतलब कि बेच दिया जाता था, इस तरह से कह सकते हैं। तो प्रश्न 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब ये जो आपका प्रश्न है ये 5 नंबर का है, कितना है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पर 2 नंबर में क्या करा है कि महलबारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्या करा है कि महलबारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में आपको इस प्रकार देना है कि महलबारी व्यवस्था ब्रिटिश काल में राजस्व वसूली की एक परंपरा थी। ये भी एक क्या है, परंपरा थी। जैसे हो गया कि दादा से लिए, बाबा से लिए, परदादा से लिए, इस प्रकार की क्या है, एक प्रकार की परंपरा है, वसूली की एक परंपरा है। इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली, किसने, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका अलग था, अस्थाई बंदोबस्त अलग है और महलबारी व्यवस्था अलग है। ने 1803 से 1804 ईस्वी में किया था। अब समझिएगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महलबारी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी या शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब किया था, 1803 से 1804 ईस्वी में किया था। इसके तहत एक बड़े क्षेत्र को गांव के रूप में बांटा गया था। क्या किया गया था, बड़े क्षेत्र, बड़े क्षेत्र मतलब कहने का अर्थ गया कि जो बहुत दूर में फैला हो उस क्षेत्र को क्या गया था, बड़े स्वरूप में बांटा गया और उसे महाल नाम दिया गया। क्या नाम दिया था, महाल नाम दिया गया, तथा उसमें सामूहिक रूप से राजस्व का निर्धारण किया गया, ठीक है। इस प्रकार है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और उस समय राजस्व वसूली के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की
गई थी। देखिए जैसे मान लीजिए कोई टैक्स वगैरह या वसूली करने के लिए एक राजा होता है और उसके पीछे चमचा होता है, तो वो चमचा से ही वसूली करते हैं, राजा नहीं वसूली करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये वो लेस्ली देख रहे हैं ना, वो लेजली वो एक अधिकारी को रखे थे, क्या रखे थे, एक अधिकारी को नियुक्त किया, कह सकते हैं उसे लाया, और इस व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच एक समझौता किया। फिर जो कि आपका अस्थाई बंदोबस्त था, वही एक प्रकार के महलवारी व्यवस्था भी है, ठीक है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उस प्रांत में लागू किया गया था। ये जो था अस्थाई बंदोबस्त आपको बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन जगहों में था। लेकिन ये जो महलबारी व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये लागू किया गया था, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत किसानों पर अत्यधिक शोषण किया जाने लगा। शोषण का मतलब कि इसको दबाया गया, अत्याचार करने लगा, किसके साथ, किसानों के साथ लगा, क्योंकि किसानों के द्वारा राजस्व जमा नहीं करने पर उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। और महलवारी व्यवस्था और अस्थाई व्यवस्था दोनों के दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसकी शुरुआत कौन के थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थे, और इसकी शुरुआत है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो अलग अलग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। इन दोनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा, ये याद कर लीजिएगा, दोनों में से आपके एक जरूर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या करा, ये भी आपके 5 नंबर का है। कितने मेरे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से याद करिएगा तब आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। 3 नंबर क्या कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके मुख्य बातों को लिखे। नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके मुख्य बातों के लिखे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके मुख्य बातों के लिखे। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है कि जब भारतीय किसानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सबसे पहले समझिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में आया था, ये आपको जरूरी है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था। और जब भारतीय किसान क्या किया, भारतीय किसान वो जो साइमन कमीशन 1928 में आए थे, तो उसका विरोध किया, कोई कारण से विरोध किया होगा, या जमीन वगैरह हो गया, इसके कारण क्या किया होगा, विरोध किया होगा। कौन किए होंगे, ये हमारे भारतीय लिख के होंगे, विरोध किया। तब भारत के सचिव लॉर्ड लॉर्ड बार्गेन हेड ने भारतीयों को एक चुनौती दिया। अब देखिए कितना बड़ा बात है, ये कहाँ का था, ये दूसरे जगह का था, भारत का नहीं था, ये दूसरे जगह था। और ये क्या क्या भारतीय के साथ क्या किया, एक चुनौती, चैलेंज दे दिया, कह सकते हैं खुला चैलेंज दिया। और कि उनमें योग्यता और मेल है, मतलब कि योग्यता, योग्यता मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और मेल जो कि मेल मिलाप नहीं होता है, वो आप गांव समाज में आप धीरे धीरे हट रहा है, बट पहले का जो मेल मिलाप था बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। तो ऐसे संविधान की रचना करे जिससे सभी लोग माने। अतः मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय संविधान के रूपरेखा पेश की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और रिपीट माध्यम में हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्या करा है, ये प्रश्न को समझते हुए चलेगा, थोड़ा सा और अच्छा से हम आपको समझाते हुए चलेंगे तो और अच्छा बात रहेगा, ठीक है। क्या करा यहाँ पर, देखिए क्या करा, ये लॉर्ड बार्गेन जो देख रहे हैं ना, हेड जो कि भारतीयों को चैलेंज दिया, खुला चैलेंज कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर योग्यता है, मतलब कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और तुम्हारे समय मेल मिलाप है, एक दोस्ती वाला जो है वो है, एकता है, तो तुमको खुला चैलेंज दिया कि संविधान की रचना करो। किसकी, संविधान की रचना करो। ये मोतीलाल नेहरू जो है क्या करता है, उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, और उसके सामने क्या करता है, संविधान का रूपरेखा पेश करता है, जिसमें सभी के सभी मेल मिलाप होते हैं, योग्यता होते हैं। तो उस रिपोर्ट को हमें नेहरू के रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर देखिए आगे क्या करें कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार है। भारत को जल्दी औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया, जल्दी मतलब कि उसको छोड़ छाड़ दिया, ये कह सकते हैं। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया। संविधान संघीय व्यवस्था को का हो गया। संविधान की व्यवस्था के लिए उच्चतम न्यायालय मिल गया। ये सब कुछ पॉइंट है, जरूरी इसे नोट कर लीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना, 5 नंबर, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है 2 नंबर का है मेरे प्यारे, जो कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि कभी ना पूछे, ये प्रश्न बोले हैं, स्पेशली ये प्रश्न के बारे में बोले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये प्रश्न छोड़ दे, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, उत्तर में आपको लिखना है कि अकबर ने जजिया कर इसीलिए समाप्त किया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। क्या कहता है, गरीब हिंदुओं से क्या किया जाता था, जजिया कर लिया जाता था, और क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था, ठीक है, तथा गरीब हिंदुओं के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वे जजिया कर दे सके, तथा यह सॉरी तथा यह कर मुस्लिम से नहीं लिया जाता, मतलब यह टैक्स, यह कर कह सकते हैं, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, जिसके कारण गरीब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में शामिल होते थे, इसीलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए उस भाषा लैंग्वेज में, ठीक है। और मेरा लैंग्वेज समझते हैं कि हम अपना ठेठी भाषा बात करते हैं, और से कैसन बानी हम थोड़ा ये सब बात करता नहीं, हम ये सब हमेशा बात करते रहते, लाइव क्लास में आते तो हंसी मजाक के साथ हम क्लास करवाते, राइट। तो देखिए
क्या करा है प्रश्न को समझिएगा। एक जजिया कर है, ठीक है, जजिया कर है और वो क्या होता है, ये अकबर इसको समाप्त करता है। अकबर कब समाप्त करता है? 1564 में समाप्त करता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट कर लीजिए कि जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में कर दिया। और ये जो जजिया कर है, ये जजिया कर है किससे लिया है? तो कर मतलब क्या आता है? टैक्स। टैक्स आप जानते हैं, टैक्स जानते हैं ना, वो होता है। तो वो किससे लिया जाता था? गरीब हिंदू, जिसके पास पैसा वैसा नहीं है। अब मान लीजिए आप एक हिंदू से लीजिए और एक मुसलमान से क्या कीजिएगा, आप नहीं लीजिएगा टैक्स, तो वो गरीब हिंदू क्या करेंगे? मुसलमान में जाने लगेंगे। क्यों? अपना धर्म छोड़ के परिवर्तन करने लगे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और उस पर अत्याचार किया जाएगा, मारेगा पीटेगा। उससे बढ़िया क्या करता था, वो मुस्लिम धर्म अपना लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अकबर को रियलाइज हुआ कि हाँ ये समाप्त कर देना चाहिए, तो जजिया कर को समाप्त कर देगा 1564 में। तो इस प्रकार का टर्म था। अगर आपको याद हो गया तो ये 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे, जो कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 5 नंबर में कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय थे। वीर कुंवर सिंह आप जानते हैं जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा खासा एक तरह से स्टोरी कह सकते हैं, एक तरह से क्रांति कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो बुरे लोग, सॉरी कुछ भी कह सकते हैं। चलिए उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के जमशेदपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है मेरे बच्चों? वीर कुंवर सिंह का जन्म जो कहाँ पर हुआ था? जमशेदपुर हुआ। कहाँ ये जमशेदपुर? बिहार में ही है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। कौन थे? ये जो वीर कुंवर सिंह है वो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, ये सबसे पहले याद रखना है। जब वीर कुंवर सिंह वृद्धावस्था में भी युद्ध दिखाकर युवा को प्रेरित करते थे। मतलब कि जैसे 1857 की जब क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो बुढ़ा गए होंगे। मान लीजिए कोई आप जवान, हम भी है अभी, मान लीजिए हाल फिलहाल जवान है, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल क्या हो गया, हम भी बुढ़ा जाएंगे, आप भी बुढ़ा जाइएगा। तो उस समय क्या है, अपने युवाओं को, अपने प्रेरित मतलब कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी जाएगी कि हम उस टाइम जो थे हम अच्छे से पढ़ते थे, उस टाइम अच्छे से हम काम करते थे, ये जो करते थे फला चिला, ये क्या कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा उसे। और ये जो वीर कुंवर सिंह है क्या करते थे, युवा मतलब कि क्या कर सकते हैं, युद्ध दिखाकर तलवारबाजी करके युवाओं को प्रेरित करते थे, ठीक है। ये प्रश्न 2 नंबर का है। 100% उम्मीद तो नहीं आने का, बट आ सकता है चांस। ये प्रश्न आपके 5 नंबर का है, कहे तो 2 नंबर का भी है, कहे तो 5 नंबर का है। क्या करा है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? तो सबसे पहले यह कहिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहले लिख दीजिएगा कि अंग्रेजों ने भारत 1942 में छोड़ा, इसका कारण निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार लिखिएगा तो आपको 2-4 लाइन और बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो एग्जाम चेक करेगा वो कहेगा हाँ बहुत अच्छा लिखा है बच्चा, और अच्छी बात है। सबसे पहले क्या लिखेगा कि अंग्रेजों ने भारत 1942 में छोड़ दिया था क्योंकि, सॉरी, अंग्रेजों ने भारत 1942 में छोड़ा क्योंकि, जो क्योंकि क्योंकि एक कुछ और भी लिख सकते हैं जो कि इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अंग्रेजों ने भारत को इसीलिए छोड़ा क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध व्यापक आर्थिक क्षति हुई। देखिए क्या करा है कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का रीजन क्या था? सबसे पहले दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था ना। और आपका जो 1942 में ही भारत छोड़ देते, कौन? ये अंग्रेज। तो उसके बाद जो बहुत ज्यादा क्षति हुआ कर सकते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों का उदय हुआ। और उस टाइम क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश जो महाशक्तिशाली था, वो क्या हुआ, उसका उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद उग्र रूप धारण कर लिया, और भारत में जो राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा, ये सब क्या हुआ, उग्रवाद मतलब कि वो रूप धारण कर लिया, क्रांति फैल गया धीरे धीरे। इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ गया, और इंग्लैंड पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली को चुनावी घोषणा पात्र कर देता। इस प्रकार कुछ टर्म है, अगर याद करेंगे तो ये 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसी में भारत क्यों छोड़ा इसके बारे में अच्छे तरह से विवेचना करें और ये इसके छोड़ने का क्या क्या कारण थे, इस प्रकार अगर आप बताइएगा तब आपको 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। और प्रश्न भी पूछा भी गया है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। बहुत इजी सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि चंपारण, क्या कह रहा है कि चंपारण बिहार का एक प्रमुख जिला है। क्या है? बिहार का एक प्रमुख जिला है, जहां 19वीं सदी में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया। देखिए गोरे बागानों में मतलब क्या हुआ कि जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज कौन थे, गोरे लोग कौन थे, अंग्रेज थे, उनके साथ अनुबंध किया। कहा कि 20 कट्ठा जमीन से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती होगी। जैसे मान लीजिए ये 20 कट्ठा जमीन है, ये पूरा टोटल 20 कट्ठा जमीन, ठीक है, मान लीजिए, और इस पे 3 कट्ठा इतना मान लेगा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नील की खेती होगा, तथा नील की खेती से भूमि की उर्वरता में कमी आती थी, अतः किसान इससे मुक्ति चाहते थे। क्या कहते थे, इससे किसान जो चाहते थे मुक्ति चाहते थे। तथा 1908 में किसानों ने 3 कट्ठा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक कानून किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर नील की मांग में कमी आ गई, जिससे किसानों के लिए घाटा
का कारोबार हो गया। अतः 1917 में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए और उन किसानों की समस्या को समझा। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाई, जिससे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से डिटेल के साथ समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। देखिए क्या करा है कि जब अंग्रेज ने क्या किया, गोरे बागानों ने, कह सकते हैं अंग्रेजों ने किसानों से अनुबंध किया, एक आगे कह सकते हैं एक नियम लागू कर दिया कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है, देखिए 20 कट्ठा जमीन है, क्या है ये 20 कट्ठा जमीन है, यहाँ पर ले लीजिए ये 20 कट्ठा जमीन है ना, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कट्ठा जमीन को आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ऐसा 3 कट्ठा मान सकते हैं, इतना मान लीजिए, ठीक है। ये 3 कट्ठा जमीन में आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। और जब नील की खेती किसान करते थे, उससे क्या होती थी, ये फैल जाता था। फैल जाता ना, तो मतलब कि जो उर्वरता है ना वो समाप्त हो जाती, मतलब इतने दूर को छाट लेता था। क्या करता था, तो बचा कितना, 10 कट्ठा बचा। ये धीरे धीरे फैलने के कारण क्या होती थी, इसकी मतलब कृषि की उर्वरता में धीरे धीरे कमी आ गई। बाद में क्या हुआ, मैं बैठो देखिएगा क्या करे, बाद में क्या करा है कि नील की खेती में क्या हुआ, नील की खेती में घाटा होने लगा। मतलब कि ये जो इसकी जो खेती 3 कठिया प्रथा व्यवस्था की सर गए, और इसमें क्या हुआ, ये जो नील की खेती, जो नील की भाव था वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया। नील की मांग क्या हुआ, कम हो गया, जिससे क्या हुआ, किसानों के लिए और घाटा का कारोबार हो गया। अब जो मान लीजिए जो 50 रुपए बिकता था और वो 20 रुपए हो जाएगा, और वो 50 रुपए बेचना भी नहीं चाहते थे, उत्पादन भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उसका उत्पादन कर रहे हैं और फिर भी 50 के बदले 20 रुपए मिला, तो क्या है, समस्या ही है। तो 1917 महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार बुलाए हुए थे कि आइए हमारे यहाँ पर देखिए कुछ ये सब है। तो ये 1917 में हुआ था, इस प्रकार का टर्म था, आप हमें याद कर लीजिएगा। तो 5 नंबर कोई नहीं रुकेगा, कितना, 5 नंबर, राइट। और बहुत बार पूछा भी गया है, शायद 2 नंबर या 5 नंबर में पर जरूर पूछेगा। ये प्रश्न आप 100% उम्मीद कर लीजिए, याद आएगा तो आएगा। तेरा नाम मुझसे बिछड़ जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। क्या करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो उत्तर में आपको लिखना है कि महात्मा गांधी को भारत में स्वतंत्रता के महापुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, महात्मा गांधी को भारत में स्वतंत्रता के महापुरुष कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम बारे में लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गांधी, और बचपन का नाम मनु था। बचपन का नाम क्या था, फटाफट कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे, मनु था। क्या नाम था, मनु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल में हुई तथा वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए थे मेरे पास, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। आपको सोचिए कि उस टाइम कोई व्यक्ति इंग्लैंड जाके पढ़ रहा है, वो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। उनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था बहुत ही कम है एक तरह से कहा जाए तो। तथा इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके जब वे स्वदेश लौटे तो मुंबई हाई कोर्ट में कोलकाता वकालत करने लगे। देखिए आप सोचिएगा कि सर 13 वर्ष की अवस्था में कैसे शादी हो गई। देखिए उस समय जो है ना बहुत ही कम एजों में शादी हो जाता था, अभी भी हो रहा है बट उस समय और ज्यादा कम एज में शादी हो जाता था, ठीक है। इसी के दौरान अब्दुल्ला नामक भारतीय व्यापारी के मुकदमे को लेकर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर वहां रंगभेद की नीति को देखा, उसके विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। 20 वर्ष बाद ये अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए, जहां उन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार देखा। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना। कौन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसने माना, गोपाल कृष्ण गोखले को माना, ठीक है। मानकर संपूर्ण भारत का दौर किया और लोगों में राष्ट्रीयता के बीज रोपा। और बाद में क्या किया, अपने देश के प्रति ये जो है ऐसा ऐसा है उसके बारे में क्या किया, बीज रोपा। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करके राजनीतिक में प्रवेश किया। और महात्मा गांधी क्या किया, 1917 में जो सत्याग्रह हुआ नील की खेती के बारे में होता, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद क्या किया, वो राजनीतिक में भी प्रवेश कर गया। कौन, महात्मा गांधी। तथा सत्य और अहिंसा पर चलते हुए उन्होंने कई सत्याग्रह दिए। क्या किए, सत्य और अहिंसा पर चलते हुए उन्होंने कई सत्याग्रह किए। जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। इन्हीं सभी सत्याग्रह के प्रयोग से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्र पिता कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तथा 30 जनवरी 1947 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। उनकी मृत्यु के दिन हम लोग शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार का टर्म था। सिर्फ से हम प्रश्न को समझते हैं।
इसमें कुछ समझाने वाले क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि महात्मा गांधी के ये फला फला महापुरुष थे, उनका जन्म ये हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, माता का नाम था, ये है फला चिला, ये सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इंग्लैंड के बाद शादी उदी कर लिए, वो बात कहाँ चले गए और वकालत के मतलब कि इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए तो मुंबई हाई कोर्ट में क्या किए? वकालत की मतलब कि वकील का काम करना स्टार्ट किए। फिर 1893 में क्या किए? 1893 में मेरे प्यारे बच्चों क्या किए? उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चों? वो 1918 में क्या किया? दक्षिण अफ्रीका गए। किसके लिए? रंग भेद के लिए, जिसे गोरा और काला कहते हैं, उसके विरुद्ध सत्याग्रह किए। फिर 9 जनवरी 1915 को भारत आ गया। फिर वहां पर क्या किया? अंग्रेजों का अत्याचार देख रहे थे। उसके बाद क्या किया? 1917 में एक सत्याग्रह किए, जहां पर वो अपने राजनीतिक में भी प्रवेश किए। उसके बाद उन्होंने कई सत्याग्रह चलाए, जिसका नाम है 1920 असहयोग। ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर अगर आप याद करेंगे तो 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। और ये भी आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर का मेरे बच्चों कि वैदिक धर्म के प्रमुख विशेषताओं को लिखे। देखिए हम आपको बार बार बोले हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं कीजिए और कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो 100% उम्मीद है कि आप कभी 90 प्लस नहीं ला सकते हैं। सबसे बड़ा बात है भाई कि दुनिया दुनिया बनाने वाला तूने ये किया है, सुने तो जरूर होंगे, राइट। चलिए 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि वैदिक धर्म के प्रमुख विशेषताओं को लिखे, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि वैदिक धर्म, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं और शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो सनातन धर्म के बारे में आपके जरूर आप वीडियो आया होगा। तो सनातन धर्म जैसे हिंदू हो गया, ये योगी हो गया, ये फलना चिल्ला हो गया। अभी शायद ये जो पठान मूवी आ रहा है उस पे भी शायद कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। उस पे भी कुछ डिस्कस हो रहा है, प्रचार उचार। यह सबसे प्राचीन धर्म है। ये जो वैदिक धर्म है वो सबसे प्राचीन प्राचीन काल, एंशिएंट काल के है। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य वेद है। क्या है? वेद है। तथा अन्य सभी वेदों की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। कहा रहा है कि यह बहुदेववाद में विश्वास करता है, अर्थात इसमें 56 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। ये जो वैदिक सभ्यता है इसमें क्या किया जाता है? पृथ्वी की भी पूजा किया जाता है, सूर्य की भी पूजा किया जाता है, पेड़ पौधों की भी पूजा किया जाता है, पत्थर की भी पूजा किया जाता है। इसमें 56 करोड़ देवी देवताओं को मान करके क्या किया गया? पूजा किया। इसमें किसके है? बहुदेव। बहुदेव को जानते ही होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करें कि इसमें अनेक प्रकार के धर्म है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सब क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म है। जैसे हो सकता है ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, महाभारत, गीता आदि, ये सब क्या है? धर्म है। ये सब धर्म है। किसी का कुरान भी होता है, जो कि मुस्लिम का शायद कुरान होता है, और हिंदू का रामायण, महाभारत, ये फलना चला क्या क्या होता है, ये सब होता है, ठीक है। जो कि देवी देवताओं का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। अपने मन में अगर मानिएगा, विश्वास मानिएगा, तो देवी देवताओं का भी नाम लेना बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चों। देवी के बिना, देवी देवताओं के बिना बहुत चीज संभव है, बहुत चीज आपके अंदर एनर्जी ला देता है। अब 5वां पॉइंट लिखना है, इसमें देवी देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया? इसमें देवी और देवताओं मतलब कि क्या कह सकते हैं, लड़का और लड़की में, जैसे सरस्वती माता हो गया और इंद्र भगवान हो गया, अब ले सकते हैं शंकर जी हो गया, विष्णु जी, ये सब जो अलग अलग है। और मुस्लिम धर्म अलग अलग आता है। जैसे पृथ्वीवासी का देवता होता है, जैसे पृथ्वी में जो होता है वो आकाशवासी देवता होता है, और अंतरिक्षवासी, ये 3 ही देवता होते हैं। जैसे एक धरती, एक हवा कह सकते हैं वो, और एक आकाश में जो, ठीक है। समय समय पर ईश्वर का स्वरूप और नाम बदलता रहता है। समय समय पर क्या होता है? इसका स्वरूप और नाम बदलता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस प्रकार का टर्म था ये, जो कि आपका 5 नंबर का कह सकते हैं होगा, कहेंगे तो 2 नंबर का भी हो सकता है, राइट। अब ये 10वां लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम क्लास को बंद कर देंगे। बट अब यहाँ पर ये कर लेते हैं। 10वां नंबर में क्या करें कि अलाउद्दीन खिलजी के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। क्या करा है कि अलाउद्दीन खिलजी के उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। तो उत्तर में आपको लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी क्या था? खिलजी वंश का एक महान शासक था। इसका वास्तविक नाम अली या गुरु 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 सासे, यह खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का भतीजवा का नाम लिखा है। भतीजवा दामाद था। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईसा पूर्व के बीच था। इन्होंने अपने चाचा की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया। कौन? ये इसका जो था भतीजवा किया चाचा का। इसके दरबार में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी रहते थे। कौन रहते थे? महावीर, सॉरी महावीर नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी जानते होंगे। अगर आप क्लास 12 का हिंदी का बुक पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी करवक पाठ के लेखक है, आपको पता होगा। उनकी उपलब्धियां इस प्रकार है। क्या है उनकी उपलब्धियां? इस प्रकार है, उन्हें घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। कौन चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी चलाए थे, ठीक है। चेहरा लिखने, क्या है? चेहरा लिखने की प्रथा चलाई। चेहरा लिखने की प्रथा। मूल्य नियंत्रण को लागू किया। अस्थायी सेना का गठन किया।
सेना को नगद वेतन देने की परंपरा की। नगद वेतन मतलब कि जो उसे फौजी जितना काम कर रहा है उसका पैसा देना चाहिए। उन्होंने गृह कर एवं दुधारू पशुओं पर चढ़ाई लगा दी है। सब कुछ टैक्स या कर लगा दिया। कर टैक्स जानते हैं ना, वो लगा दिया कि जो दूधारू मतलब कि दूध देने वाला हो, गृह कार्य करने वाला कि घर उड़ के कोई कार्य करेगा, उसको दिया गया था। ठीक है, तो हम आपको जरूर कहेंगे कि सेट, आपको सेट क्या करना है, सेट 1 2 3 जरूर देखिए, क्योंकि सेट बाय सेट अगर आप देखते चलते हैं तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर लाइएगा। 1 से लेकर 10 तक हमें टाइम मिलेगा तो जरूर करा देंगे। और टेलीग्राम जरूर जाइए, या तो गूगल क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, वहां से आपको कुछ टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा।